उधर हिमाचल प्रदेश की अगर हम बात कर लें तो हिमाचल प्रदेश में एक राज्यसभा सीट के लिए आज वोटिंग होगी। कांग्रेस ने पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सिंघवी के सामने बीजेपी ने हर्ष महाजन को उतारा है। हिमाचल में चुनाव जीतने के लिए 35 वोटों की जरूरत है। आशंका यह है कि वोटिंग के पहले विधायक क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। बीजेपी उम्मीदवार हर्ष महाजन ने दावा यह किया है कि कांग्रेस विधायक अंतरात्मा की आवाज से वोट देंगे। तो बीजेपी ने हर्ष महाजन को मैदान में उतारा है। अगर हम कांग्रेस की तरफ से बात करें तो पूर्व केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अभिषेक मनु सिंघवी को अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने हिमाचल प्रदेश में बनाया है। तो हिमाचल प्रदेश की एक राज्यसभा सीट पर किसकी जीत होगी, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आपको ग्राफिक्स के जरिए दोनों पार्टी के उम्मीदवार और सियासी गणित को समझाते हैं। यह भी बेहद दिलचस्प हो जाता है। हिमाचल प्रदेश में सीट एक है, उम्मीदवार दो हैं। अभिषेक मनु सिंघवी ये कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता वरिष्ठ अधिवक्ता है, 3 बार पहले भी राज्यसभा सांसद रहे हैं। हर्ष महाजन की बात करें तो 2022 में कांग्रेस से बीजेपी में आए, पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह के रणनीतिकार रहे हैं। वीरभद्र सरकार में पशुपालन मंत्री भी ये रहे हैं। तो ये दो उम्मीदवार जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं। 35 वोटों की जरूरत है राज्यसभा जाने के लिए। यहां पर भी लड़ाई दिलचस्प है। इसके साथ ही कर्नाटक में भी राज्यसभा चुनाव रोमांचक हो गया है। 4 राज्यसभा सीट पर आज वोट डाले जाएंगे। 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में होने से यहां चुनाव हो रहा है। कांग्रेस से 3 और बीजेपी से 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। एक सीट पर चुनाव जीतने के लिए 45 वोटों की जरूरत पड़ेगी। हालांकि कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है। तो ये कांग्रेस की कमजोरी भी रही है कि अपने विधायकों को एकजुट नहीं रख पाती है। क्रॉस वोटिंग होती है, पार्टी के भीतर ही विरोध होता है और यही कर्नाटक में भी देखने को मिल सकता है। तो कर्नाटक में 4 सीट पर 5 उम्मीदवार होने की वजह से चुनाव की नौबत आई है। आपको ग्राफिक्स के जरिए उम्मीदवार और चुनावी समीकरण बताते हैं। कर्नाटक में भी लड़ाई बेहद दिलचस्प है। 3 राज्य हैं, तीनों की लड़ाई अलग अलग है, लेकिन उम्मीदवार ज्यादा है। अब देखिए यहाँ पर 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। कांग्रेस की तरफ से अजय माकन है, सैयद नासिर हुसैन है, जीसी चंद्रशेखर है। तो ये 4 सीटें हैं, लेकिन उम्मीदवार 5 है। बीजेपी जेडीएस उम्मीदवार, संयुक्त उम्मीदवार जिसमें नारायण कृष्णासा भांडगे हैं और कुपेंद्र रेड्डी हैं, ये चुनावी मैदान में है। आज यहाँ पर वोटिंग होने वाली है। इसी वजह से वोटिंग हो रही है क्योंकि 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार हैं और एक सीट जीतने के लिए 45 वोटों की जरूरत पड़ेगी। ऐसे में कांग्रेस को यहाँ पर क्रॉस वोटिंग का डर है और ये देखना होगा कि यहाँ पर कौन राज्यसभा जाते हैं। 4 विधायक कौन से राज्यसभा जाते हैं। तो यहाँ पर भी लड़ाई दिलचस्प है कर्नाटक की अगर हम बात करें। और इसी वजह से वोटिंग की जरूरत पड़ती है कि अगर उतने ही मैदान होते हैं, क्योंकि संख्या बल के लिहाज से होता है, उतने ही उम्मीदवार मैदान में होते हैं, तो फिर वोटिंग की जरूरत नहीं पड़ती है, निर्विरोध वो चुने जाते हैं। पीएम मोदी आज और कल 2 दिनों तक केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। आज पीएम केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे और विभिन्न परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। उसके बाद तिरुवनंतपुरम में ही एक सार्वजनिक बैठक में हिस्सा लेंगे। शाम 5 बजे के बाद तमिलनाडु के मदुरई पहुंचेंगे, जहां वो क्रिएटिंग द फ्यूचर डिजिटल मोबिलिटी फॉर ऑटोमोटिव एमएसएमई उद्यमियों कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा पीएम मोदी करने वाले हैं। दक्षिण के मिशन पर पीएम मोदी अंतरिक्ष केंद्र में कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तो अपने केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र दौरे को लेकर पीएम ने ट्वीट भी किया। सोशल मीडिया एक्स पर उन्होंने ट्वीट करके लिखा, 2 दिनों 27 और 28 फरवरी को मैं विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र में रहूंगा। अंतरिक्ष से लेकर समुद्र तक, कृषि से लेकर एमएसएमई तक ये कार्यक्रम विविध क्षेत्रों को कवर करेंगे। तो पीएम मोदी आज केरल और तमिलनाडु के दौरे पर रहेंगे। आइए आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पीएम का क्या कार्यक्रम है और ये कार्यक्रम किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है। सुबह 10:45 पर तिरुवनंतपुरम विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा पीएम मोदी करेंगे और उसके बाद कई परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। तिरुवनंतपुरम में ही दोपहर 12 बजे एक जनसभा को पीएम मोदी संबोधित करेंगे। दोपहर 2:45 पर तमिलनाडु के तिरुपुर में जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम को 5:15 पर तमिलनाडु के मदुरई में डिजिटल मोबिलिटी पहल कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। तो काफी व्यस्त कार्यक्रम है। पीएम मोदी का केरल और तमिलनाडु के दौरे पर है और आज सुबह
10:45 पर उनके दौरे की शुरुआत होगी, जब वो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का दौरा करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज गुजरात के दौरे पर रहेंगे। इस बीच वो कई कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। सुबह 10:30 बजे अमित शाह अहमदाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा लेंगे। उसके बाद कलोल में कपिलेश्वर महादेव मंदिर में पूजा करेंगे। इसके साथ ही गांधीनगर में विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण भी करेंगे। तो अहमदाबाद में सामूहिक विवाह समारोह में जाएंगे अमित शाह। बड़ी खबर आपको बता दें, नफे सिंह राठी हत्याकांड से जुड़ी हुई आईएनएलजी के हरियाणा चीफ नफे सिंह राठी की हत्या के मामले में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है। उनकी हत्या के पीछे गैंगस्टर के होने का शक है। आपको ये बता दें कि 5 शूटरों ने नफे सिंह की कार पर बीते रविवार को ताबड़तोड़ फायरिंग की थी, जिसमें नफे सिंह और उसके एक समर्थक की मौत हो गई, जबकि उनके ड्राइवर और बॉडीगार्ड जख्मी हो गए। तो नफे राठी हत्याकांड को जिस तरीके से अंजाम दिया गया वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या की तरह ही है। पहले रेकी करना, फिर गाड़ी को निशाना बनाते हुए ताबड़तोड़ फायरिंग करना। अब आपको पुलिस की अब तक की तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया है वो हम बताते हैं, जो काफी अहम हो जाता है। नफे राठी की हत्या में गैंगस्टर कनेक्शन सामने आया है, ये सबसे अहम बात है। जिस गैंगस्टर पर पुलिस को हत्या का शक है, दरअसल वो विदेश में रहता है और नफे राठी पर हमला करने वालों में उसके भी शूटर हो सकते हैं। हत्याकांड के मामले में तिहाड़ जेल में गैंगस्टरों से भी हरियाणा पुलिस ने पूछताछ की, जिसमें सामने यह आया कि लॉरेंस बिश्नोई और काला जटेड़ी गैंग का हत्याकांड में कोई हाथ नहीं है। वहीं नफे सिंह राठी की हत्या की जांच अब सीबीआई यानी केंद्रीय जांच ब्यूरो करेगा। इसी के साथ हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने नफे राठी की हत्या पर बड़ा बयान देते हुए ये कहा कि आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा। इतना ही नहीं, उन्होंने आरोपियों को सख्त से सख्त सजा देने की बात कही है। किसी भी हालत में हम इन हत्यारों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अगर हाउस की तसल्ली सीबीआई इंक्वायरी से होती है तो सीबीआई इंक्वायरी करवाओ। वहीं हरियाणा पुलिस की जांच में हत्या में शामिल 5 लोगों का पता अभी तक नहीं चला है, लेकिन पुलिस को जांच के समय कई दूसरे सबूत मिले हैं। वो क्या सबूत हैं वो आपको बताते हैं। दरअसल कई तरह के हथियारों का इस्तेमाल हुआ है हत्याकांड में, ये सबूत पुलिस के हाथ लगे हैं। यानी आरोपियों के पास एक तरह के हथियार नहीं थे। हत्याकांड वाली जगह से अलग अलग कारतूस बरामद हुए हैं, ये अहम सबूत है। इसके अलावा असल में हत्याकांड वाली जगह से पुलिस ने कारतूस तो बरामद किए हैं, जिससे उन्हें इस बात का पता चला कि अलग अलग लोग इसमें शामिल थे। जांच के समय पता यह चला कि हत्याकांड में फरीदाबाद की एक सफेद गाड़ी का इस्तेमाल किया गया और उस गाड़ी पर जो नंबर लिखा हुआ था वो फर्जी निकला। इतना ही नहीं, पुलिस को जांच के समय एक शूटर का सुराग भी मिला है।